नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हरियाणा में आपका पीजीआई रोहतक में जो आपका स्टाफ नर्स का पेपर लिया गया था, तो उस पेपर का यहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इस पेपर के अंदर जो आपके हरियाणा जीके के, कंप्यूटर के, इंडिया जीके जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हरियाणा जीके का पोर्शन करते हैं। देखिए, निम्न में से किस तारीख को हरियाणा राज्य में पहली बार जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन का आपसे पूछ ले कि किस आर्टिकल के तहत आपका लगता है, तो राष्ट्रपति शासन जो है वो आपका आर्टिकल 356 के तहत जो है वो लगाया जाता है। और हरियाणा में अब तक कुल कितनी बार? तो 3 बार जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन लगाया। कब कब? सबसे पहले 1967 के अंदर, उसके बाद 1977 के अंदर और तीसरी बार 1991 के अंदर जो है वो लगा था। इन तीनों में आपसे ये पूछ ले, पहली बात तो देखो इसका राइट आंसर क्या बन गया, 21 नवंबर 1967। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपको अब आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको एग्जैक्ट डेट भी इसकी ध्यान रखनी है कि सबसे पहले 1967 को लगा था, जो आपका कब लगा था, तो वो आपका 21 नवंबर। तो आपका कितना? 21 नवंबर यहाँ पे दे रखा है। 21 नवंबर से लेकर 21 मई तक जो वो आपका लगाया गया था। और दूसरा अगर 1977 का देखें तो ये आपका सेकंड जो 1977 के अंदर लगभग 30 अप्रैल से लेकर 20 जून तक जो वो आपका सेकंड दूसरी बार जो वो आपका जो इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन जो है वो यहाँ पर लगाया गया था। तीसरा आपका 1991 के अंदर है, और ये 6 अप्रैल से लेकर और 23 जुलाई तक जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। और तीनों में आपसे ये पूछ ले कि हरियाणा में सबसे लंबा जो है वो आपका राष्ट्रपति शासन कौन सा चला था, तो वो पहला चला था जो कि 1967 के अंदर आपका हुआ था। तो राइट आंसर जो बना ऑप्शन नंबर ए बन गया यहाँ पे, वो इसका राइट आंसर। सेकंड देखिए, निम्न में से हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी बिल्कुल राइट आंसर जो बन गया, पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है हरियाणा केसरी के नाम से। पंजाब केसरी के नाम से किसको जानते हैं? तो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को जानते हैं हम किस नाम से? पंजाब केसरी। वहीं पे हरियाणा केसरी के नाम से हम किसको जानते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा को। इसके अलावा अगर आपके सामने बाय चांस इन फ्यूचर क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन के अंदर आपके सामने नेकीराम शर्मा ना दिया हो, तो हम पंडित श्री राम शर्मा को भी यहाँ पे राइट आंसर लगा सकते हैं। वैसे ये ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा देखो, ये तो हो गया आपसे हरियाणा केसरी, पंजाब केसरी। आपसे ये पूछ ले कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा आपसे पूछ ले तो कौन बनेगा? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा बनेगा पंडित श्री राम शर्मा, जिसके बारे में हमने अभी बात किया था। तो अगर आपसे ये पूछ ले ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब आपसे पूछ ले कि पंजाब के कौन है, तब आपके हो जाएंगे लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर हो जाएंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। लेकिन हरियाणा के आपसे पूछ ले तो पंडित श्री राम शर्मा। और वहीं पे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आपसे पूछ ले कौन हो जाएंगे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलो ये क्वेश्चन का आप ये आंसर कर देना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? चौधरी बंसीलाल जो है इनको किस नाम से? तो हरियाणा के वास्तुकार, या इनको लो पुरुष के नाम से हम जानते हैं, लो पुरुष के नाम से। और चौधरी देवीलाल इनको ताऊ के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 1987 के अंदर जो है बुढ़ापा पेंशन जो है उसकी शुरुआत की थी। उस समय 100 रुपए थी, आज लगभग आपकी 2500 रुपए जो है वो आपकी बुढ़ापा पेंशन हो जाएगी। निम्न में से किस वर्ष जो है अंबाला छावनी की स्थापना की गई? अंबाला छावनी की स्थापना 1843, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1843। और अंबाला से आपकी 1857 की क्रांति सबसे पहले हरियाणा के अंदर कहां से शुरू हुई? भारत के अंदर तो मेरठ से हुई थी, लेकिन हरियाणा के अंदर अंबाला से जो है वो शुरू हुई थी। हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले मौजूद थे? तो हरियाणा का जब गठन हुआ उस समय 7 जिले जो है आपके बनाए गए थे। और अभी वर्तमान के अंदर कितने हैं? तो टोटल 22 जिले जो अभी वर्तमान के अंदर है। क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक क्वेश्चन एचएसएससी ने कि हरियाणा के गठन के समय कितनी पुलिस रेंज थी? तो रेंज आपकी कितनी थी उस समय पर? एक जो है वो आपकी पुलिस रेंज थी। वो कौन सी थी? अंबाला जो है वो आपकी पुलिस रेंज थी हरियाणा के गठन के समय। निम्न में से लड़की की बहादुरी जो है ये रचना किसकी है? तो लड़की की बहादुरी जो है ये रचना हो जाएगी श्री माधव प्रसाद मिश्र की। तो राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर देखो, राजा राम शास्त्री जो दे रखा है, इन्होंने एक रचना की थी जो कौन सी थी? झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी जो रचना थी ये इंपॉर्टेंट थी। और ये झाड़ू फिरी क्या था ये आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास। तो हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास, हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो प्रथम उपन्यास जो है वो हो जाएगा आपका झाड़ू फिरी। अब क्वेश्चन के अंदर जो आपका पूछा गया ना, ये जो रचना जो है कि लड़की की बहादुरी, तो इसमें आप ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था, तो वो था झाड़ू फिरी, जो कि किसकी रचना थी? श्री राजाराम शास्त्री की जो रचना थी। इनकी आपकी झाड़ू फिरी भी है, इनकी आपकी और कौन सी? ईख की खेती भी, ये भी इनकी रचना जो है वो हो जाएगी किसकी? राजाराम शास्त्री की। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी, तो ये जो लड़की की बहादुरी है ये क्या है? हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी। तो हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी आपसे पूछ ले, प्रथम कहानी,
तो ये कहानी जो है वो थी लड़की की बहादुरी, और ये किसके द्वारा लिखी गई, तो वो श्री माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा जो है ये लिखी गई। तो दोनों के दो क्वेश्चन बने यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी, लेकिन हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी जो है वो बनी लड़की की बहादुरी। और हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी आपसे पूछ ले तो वो डाकी डाब खाना के नाम से जो है वो आपकी दूसरी थी, और वो दूसरी किसकी थी, इन्हीं डॉक्टर नानक चंद शर्मा की जो है हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी। हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी कौन सी, डाकी डाब खाना जो है, जो कि किसकी, डॉक्टर नानक चंद शर्मा की जो है वो आपकी रचना थी। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट आपके जो उपन्यास है वो हम इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। निम्न में से किसे हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से जानते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर जो बन गया श्री दीपचंद बहमन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। दीपचंद बहमन जिनका संबंध सोनीपत से रहेगा, और हरियाणा के आपके प्रथम सांगी आपसे पूछा जा सकता है, तो श्री दीपचंद बहमन जो है वो हो जाएंगे। पंडित नेकीराम शर्मा अभी अभी बात की इनके बारे में, इनको क्या हरियाणा केसरी के नाम से, श्री सुरेंद्र शर्मा जो कि हास्य कवि आपके सुरेंद्र शर्मा जो है, और इनको किस नाम से जानते हैं, एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि 4 लाइनें सुना रहा हूं या 4 लाइनों के नाम से किस हास्य कवि को जाना जाता है, वो जाना जाता है श्री सुरेंद्र शर्मा को। और जो श्री चौरंगीनाथ यहाँ पर जो दे रखा है, तो श्री चौरंगीनाथ जो ये कौन थे, तो श्री चौरंगीनाथ जो है ये प्रसिद्ध आपके एक नाथ साहित्यकार है, और ये किसके समकालीन थे, तो ये गोरखनाथ के समकालीन थे। कौन, श्री चौरंगीनाथ। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए, तो अशोक के शिलालेख जो कि आपका कौन सा, टोपरा अभिलेख जो हम जिसको बोल सकते हैं, और ये कहां से, आपका यमुनानगर से आपका मिला था। अगर ऑप्शन के अंदर यमुनानगर ना दिया हो तो हम राइट आंसर किसको करेंगे, अंबाला करेंगे। क्यों, क्योंकि अंबाला सबसे पहले बना था। अंबाला के बाद जो यमुनानगर है ये तो आपका 1 नवंबर 1989 को बना था, तो इसी अंबाला से निकलकर यमुनानगर को बनाया गया। तो अगर ऑप्शन के अंदर अंबाला आपके सामने दे रखा हो तो अंबाला को टिक करेंगे, अगर यमुनानगर दे रखा है तो हम यमुनानगर को टिक करेंगे। तो टोपरा अभिलेख, और इसको टोपरा को जो है कौन लेकर गया, दिल्ली, तो वो फिरोज शाह तुगलक जो है इसको दिल्ली लेकर गया था। तो राइट आंसर जो बन गया यमुनानगर, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। यमुनानगर किस रेंज के अंतर्गत आता है, तो ये अंबाला रेंज के अंतर्गत, और किस मंडल में आता है, तो ये अंबाला मंडल के अंतर्गत ही ये आता है। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से किसे हरियाणा का हृदय बोलते हैं, तो हरियाणा का हृदय किसको, बिल्कुल राइट आंसर जींद जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका गठन के बाद आज तक इसके टुकड़े नहीं हुए, और आप इसको बोल सकते हैं सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा लगती है किसकी, इसी जींद की। तो कमेंट करके बताना जींद की कितने जिलों के साथ आपकी सीमा लगती है। आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर जो 2021 के अंदर पूछा गया कि हरियाणा की स्वर्ण नगरी किसको बोलते हैं, तो स्वर्ण नगरी किसको, तो वो बोला जाता है सोनीपत को, जिसको सोनप्रस्थ के नाम से हम जानते हैं। पंचकुला हो गया जो कि 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई, जो आपकी पुलिस कमिश्नरी है। और कैथल जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको आपका जो छोटी काशी के नाम से इसको जानते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन इसके अंदर भी दिया गया है, छोटी काशी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नवग्रह कुंड के कारण, नवग्रह कुंड के कारण। आगे देखो इसमें बात करते हैं, निम्न में से हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी के नाम से जानते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे दिया, अब क्वेश्चन तो ये दे दिया, लेकिन ऑप्शन के अंदर आपका भिवानी भी है, कैथल भी है। तो अगर आपके सामने दोनों, अगर आपके सामने ऑप्शन दे रखे तो इसके साथ भिवानी के साथ इसमें जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि भिवानी को बोलते हैं मंदिरों की अधिकता के कारण जो वो छोटी काशी बोलते हैं, लेकिन कैथल को किस वजह से, नवग्रह कुंड के कारण जो है वो बोलते हैं छोटी काशी। तो अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन में दे रखा हो कि मंदिरों की अधिकता के कारण किसको बोलते हैं, तो भिवानी को, और नवग्रह कुंड के कारण किसको बोलते हैं, कैथल को। लेकिन डायरेक्ट दे दिया, बाकी जैसे इसकी कोई ऑफिशियल आंसर की आती है उसके बाद कमेंट के अंदर पिन कर दिया जाएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। लेकिन आई थिंक राइट आंसर जो है वो भिवानी इसके अंदर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर, पिंजौर के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर। इसके अलावा सुल्तानपुर के अंदर आपका कौन सा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुरुग्राम से फर्रुख नगर रोड के ऊपर आपका हो जाएगा। और हरियाणा का 2 वेटलैंड जिसमें से एक सुल्तानपुर है, एक आपका भिंडावास हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, देवेंद्र झाझरिया जो है निम्न में से किस खेल के साथ संबंधित है, तो देवेंद्र झाझरिया किस खेल के साथ, तो बिल्कुल जेवेलियन थ्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवेंद्र झाझरिया, इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध कहां से, चूरू से हो जाएगा। कहां से, चूरू से इनका संबंध हो जाएगा। और ये आपके पहले जो है फर्स्ट पैरालंपिक बने थे, पैरालंपियन यानी पहले आपके पैरालंपिक प्लेयर बने थे, जो जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने 2 जो है वो आपके गोल्ड मेडल जीते थे। 2 गोल्ड मेडल जो जीतने वाले पहले पैरालंपियन कौन बने थे, वो बने थे देवेंद्र झाझरिया। इन्होंने कब कब जीता, तो सबसे पहले इन्होंने 2004 के अंदर जो पैरालंपिक हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 2016 के अंदर जो आपके रियो के अंदर हुए थे उसमें भी इन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। इसके अलावा अभी लेटेस्ट के अंदर
2020 के जो आपके टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे 2020 के, इसमें देवेंद्र झाझड़िया ने पैरालंपिक के अंदर जेवेलियन थ्रो के अंदर कौन सा जो है मेडल जीता था, तो वो सिल्वर पदक जो है वो जीता था, सिल्वर पदक जीता था। किसने? देवेंद्र झाझड़िया ने। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? जेवेलियन थ्रो, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो आपका राइट आंसर। इसके अलावा ये तो हो गया चूरू से इनका संबंध, वो चूरू यानी कि राजस्थान में। इसके अलावा देखो अवनी लखेरा जो है, अवनी लखेरा जो है, लेखरा जो है, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है जयपुर से। और अभी जो लेटेस्ट के अंदर जो पैरालंपिक जो हुए थे, अभी लेटेस्ट के अंदर जो पैरालंपिक जो हुए थे उसमें अवनी लेखरा ने कौन सा जो आपका मेडल जीता था? तो इन्होंने 2 मेडल जीते थे। इस बार अवनी लेखरा ने जो टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उसमें 2 मेडल जीते थे। कौन कौन से? एक तो आपका गोल्ड मेडल जीता था और एक आपका कौन सा? तो ब्रोंज पदक जो है वो जीता था। गोल्ड और ब्रोंज, ये 2 मेडल अवनी लखेरा ने जीते थे। और उसके बाद अवनी लखेरा जो है, इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया। जयपुर से इनका संबंध रहेगा। और इनको क्या है 2021 के अंदर, तो 2021 के अंदर इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2022 के अंदर इनको पद्मश्री जो है वो दिया गया, पद्मश्री। ये इंपॉर्टेंट है, देखो करंट अफेयर का, 2022 के अंदर पद्मश्री दिया गया अवनी को। और यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया जो है, इनको 2022 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको 2022 के अंदर पद्म भूषण जो है वो दिया गया, पद्म भूषण दिया गया 2022 के अंदर। किसको? देवेंद्र झाझड़िया को। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा की, किसकी? ये पैरालंपिक की बात हो रही है, तो इसके अंदर जेवेलियन थ्रो से देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है। वहीं सुमित अंतिल जो है, सुमित अंतिल, जिनका संबंध हरियाणा के कहां से है? सुमित अंतिल का संबंध हरियाणा में आपका सोनीपत से जो है वो रहेगा, सोनीपत से। और ये भी किसमें? जेवेलियन थ्रो के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता था? सुमित अंतिल ने अभी टोक्यो पैरालंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। और कितनी दूर जो है वो आपका भाला फेंका था सुमित अंतिल ने? वो 68.55 मीटर जो है वो फेंका था। लेकिन वहीं पे नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें, नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा ना 7 अगस्त की बात है, इसीलिए 7 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? यानी घोषणा की गई थी जेवेलियन थ्रो डे के तौर पर 7 अगस्त जो है वो मनाया जाता है। 68.55 मीटर सुमित अंतिल जो है, इनको कौन सा पदक दिया गया? तो इनको 2021 के अंदर भारत का सबसे बड़ा खेल अवार्ड कौन सा है? तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसका पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ये दिया गया सुमित अंतिल को। और वहीं पे 2022 का पद्मश्री भी जो है वो किसको दिया गया? सुमित अंतिल को दिया गया। अब इनका संबंध तो हरियाणा से, तो बिल्कुल करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। नीरज चोपड़ा जो है, इनको आपका हो गया बिल्कुल खंडरा पानीपत से नीरज चोपड़ा का संबंध है। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनका आप ध्यान रख लेना, इनका तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2021 के अंदर इनको कौन सा दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद जो है वो दिया गया। मेजर ध्यानचंद, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल का पुरस्कार जो है वो आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया 2021 के अंदर। इसके अलावा 2022 के अंदर इनको कौन सा पद्मश्री जो है वो दिया गया? 2022 के अंदर नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और वहीं पे 2022 के अंदर नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया, परम विशिष्ट सेवा पदक या सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। किसको? नीरज चोपड़ा को। तो ये कुछ एक अवार्ड है जो आगामी अपने एग्जाम में, जो HSSC एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, तो वो सारे के सारे इसके अंदर हम कवर कर चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन प्रक्रिया के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की पहचान हुई है? तिगड़ाना हो जाएगा। तिगड़ाना कहां पे पड़ता है? भिवानी के अंदर पड़ता है, भिवानी के अंदर तिगड़ाना जो है वो पड़ेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। हरियाणा राज्य में किस स्थान पर मसालों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थापित होने जा रहा है? तो ये सोनीपत हो जाएगा। सोनीपत के सिरसा के अंदर आपका ये जो जिसको मसाला मंडी बोल सकते हैं, मसालों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थापित हो सकता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा सेब मंडी आपसे पूछ ले, सेब मंडी कहां पर? पंचकुला के अंदर, सेब मंडी पंचकुला के अंदर। और वहीं पे ये तो बात होगी मसालों की हरियाणा के अंदर। एक क्वेश्चन HSSC ने पूछा था, मसालों का शहर किसको बोलते हैं? भारत के अंदर बात की गई है, मसालों का शहर जो है वो किसको बोलते हैं? तो किसको? केरल को जो है वो आपका बोला जाता है मसालों का शहर। निम्न में से खेल पुरस्कारों में हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? अब इनमें से आप खुद चेक कर सकते हो कि HSSC के जो आपके 2021 के जो क्वेश्चन हुए थे उसमें से कितने क्वेश्चन इसके अंदर आपके सामने रिपीट है। तो खेल पुरस्कारों की अगर बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो है वो हो जाएगा भीम अवार्ड। तो राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन वहीं पे अगर इंडिया की बात की जाए, भारत की, तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। तो ये आपका इंडिया का सबसे बड़ा जो है खेलों में पुरस्कार दिया जाता है और हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा भीम अवार्ड।
लेकिन अर्जुन अवार्ड कौन सा है? तो खेलों के अंदर पहला तो सबसे पहला तो आपका हो गया मेजर ध्यानचंद, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य अवार्ड किसमें? प्रशिक्षकों को, कोच को जो है वो आपका दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और एक आपका रानी लक्ष्मीबाई जो है अवार्ड दिया जाता है। एचएसएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरुषों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? हरियाणा के अंदर वो था महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप जो है वो आपका पुरस्कार दिया जाता है पुरुषों के अंदर। मेल के लिए जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए महाराणा प्रताप, और फीमेल के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रानी लक्ष्मीबाई जो है वो आपका अवार्ड दिया जाता है। हरियाणा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी न्यूनतम इकाई है? तो न्यूनतम इकाई बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और सबसे टॉप की यानी हम कह सकते हैं सबसे उच्चतम जो है वो आपकी इकाई कौन सी है? तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हरियाणा राज्य में कितने प्रशासनिक डिवीजन है? डिवीजन कितनों में डिवाइड किया गया? 6 के अंदर डिवाइड किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पहले कितने थे? तो पहले आपके 4 डिवीजन थे। पहले आपके कितने थे? 4 डिवीजन थे। लेकिन 2017 के अंदर 2 नए आपके डिवीजन, जिसको क्या बोल सकते हैं? हरियाणा में कुल मंडल कितने हैं? तो मंडल 4 है। 2017 के अंदर करनाल व फरीदाबाद को जो है वो बनाया गया था नया, और उसके साथ ही अभी वर्तमान के अंदर कितने हो गए? टोटल 6 जो है वो आपके मंडल हो गए। हरियाणा के किस जिले में जिला न्यायालय नहीं है? यानी कि आपसे पूछेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है हरियाणा के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है? तो 21 जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है टोटल। तो कहां पर नहीं होगा? तो बिल्कुल आप बता सकते हो। सबसे नया जिला जो बना था 1 नवंबर 2016 को जो नया जिला बना था चरखी दादरी, वहां पर आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सेंट्रल जेल कितनी है हरियाणा के अंदर? 3 है। निम्न में से किस वर्ष हरियाणा राज्य में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो है उसकी शुरुआत की जाती है? 2015। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के अंदर जो पहले एक लाडली योजना शुरू की गई थी, उसी लाडली योजना की जगह पे आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 2015 के अंदर इसकी शुरुआत की जाती है। निम्न में से किसके शासनकाल में महम तहसील के अंदर एक प्रसिद्ध जलाशय जो है उसका निर्माण किया गया, यानी फेमस बाउली वाटर टैंक जो है वो आपका कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर जो बन गया शाहजहां ऑप्शन नंबर सी। इसको आपकी मैम की बावड़ी भी बोल सकते हैं, शाहजहां की बावड़ी के नाम से भी इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष हथनीकुंड बैराज जो है वो आपका कार्यात्मक हो गया था? हथनीकुंड बैराज जो है इसकी अगर बात करें तो ये किस नदी पर है? यमुना नदी पर। कहां पर पड़ता है ये हथनीकुंड बैराज? तो ये यमुना नगर के अंदर आपका पड़ता है। और इसके साथ ही किसको इसने रिप्लेस किया था? तो यमुना नदी के ऊपर जो सबसे पहले 1873 के अंदर जो ताजे वाला बैराज जो बनाया गया था, कब बना था? 1873 के अंदर ताजे वाला बैराज। तो ये काफी पुराना हो गया। उसके बाद जो हथनीकुंड बैराज जो है इसकी आपकी शुरुआत होती है 1996 के अंदर, और ये बनकर तैयार होता है 1999 के अंदर। और उसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो ये शुरू कब तक नहीं हुआ था? तो इसको लगभग हम कह सकते हैं मार्च 2002 तक इसको जो है खोला नहीं गया था, यानी कि किसी वजह से इसका काम जो वो डिले हो गया था, यानी मार्च 2002 तक ये आपका चालू नहीं था। तो इस अकॉर्डिंग यानी कि इसके बाद ये शुरू हो गया। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये एज पर विकिपीडिया में बात करें, बिल्कुल इसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके बारे में कोई भी डाटा नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग सी होना चाहिए। वरना 1999 के अंदर ये आपका शुरू हुआ था, जो मतलब बनकर तैयार हुआ था। इस अकॉर्डिंग 1999 ऑप्शन में नहीं है। तो देखते हैं इसका ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग क्या आंसर जो है वो दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा राज्य के किस जिले में सूर्य ग्रहण का मेला जो है वो लगता है? कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र इसका जो है वो राइट आंसर। सूर्य ग्रहण मेला कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। सूर्य जो आपका सूरज कुंड मेला जो है वो आपका कहां पर लगता है? सूरज कुंड मेला फरीदाबाद के अंदर। सूरज कुंड मेला फरीदाबाद के अंदर। सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र के अंदर। सूरज कुंड गुरुद्वारा कहां पर है? सूरज कुंड गुरुद्वारा। तो ये कहां पर? ये अंबाला के अंदर जो है वो हो जाएगा, अंबाला में सूरज कुंड गुरुद्वारा। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, इनके बारे में ध्यान रखना। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जो है निम्न में से किस जिले के साथ संबंध है? तो पंडित जसराज इनका संबंध कहां से? जैसे कि हर बार एचएसएससी ने जो आंसर माना वही इसके अंदर माना, हिसार इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। वैसे पंडित जसराज जो है उनका संबंध कहां से? पीली मंदोरी से इनका जो है वो आपका संबंध हो जाएगा। इन्हीं पंडित जसराज जो है इनका जन्म आपका कब हुआ? तो 28 जनवरी 1930। तो 28 जनवरी 1930 को इनका जन्म हुआ। और इसी अकॉर्डिंग अगर हम देखें 30-01-28 इस नाम से एक जो है वो आपका उपग्रह जो एक कह सकते हैं हम यहाँ पे जो लॉन्च किया गया था
नासा के द्वारा मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह जो रखा गया था, मतलब कि एक नासा ने जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षुद्र ग्रह पाया गया था, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया? पंडित जसराज जो है इनके नाम पर रखा गया। और इनको किसकी उपाधि मिली थी? इनको रसराज की जो है वो आपकी उपाधि मिली थी। किसकी? रसराज की जो है वो आपकी उपाधि मिली थी। इनकी मृत्यु कब हुई? 2020 के अंदर 17 अगस्त को इनकी मृत्यु हो जाती है। पुरली या पुराली यहाँ पर दे रखा है, पुरली जिसको हम बोल सकते हैं पुरली, ये आपका कहां पर पहनने वाला आभूषण है? तो पुरली ये आपका नाक का जो है वो आपका आभूषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा गले का आपसे पूछ सकता है, तो गले का आपका कौन सा? गलसरी। गलसरी जो है वो आपका कहाँ का? गले का जो है वो आपका आभूषण हो जाएगा। इसके अलावा गुलबंद जो है वो आपका कहाँ का? नेक का जो है वो आपका हो जाएगा। तो इसके अलावा आपका कौन सा? तो बाकी ये ध्यान रख लेना। और आपका कान का कौन सा है? तो कान का आपका कौन सा? तो बूदनी हो गया आपका कान का। और नाक का आपका कौन सा है? तो नाक का आपका, इसके अलावा कोक्का जो है वो आपका नाक के अंदर पहना जाता है। तो ये कुछ एक है जो कह सकते हैं आभूषण, इनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये आपके क्वेश्चन थे जो हरियाणा जीके के पूछे गए थे। अब इसके अलावा देखो, पहले क्वेश्चन से शुरू होते हैं। विश्व के निम्न में से किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? जहां पर एक भी आपका डेजर्ट नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यूरोप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा देखो, आपका अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा आपका कौन सा? सहारा मरुस्थल है, जो कि कहां पे पड़ता है? अफ्रीका के अंदर पड़ता है। अफ्रीका में आपका सहारा मरुस्थल जो है वो हो जाएगा। और आपका कौन सा? अफ्रीका हो गया। और आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया आपसे पूछ ले कहां पर है, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो जाएगा। सार्क जो दे रखा है, सार्क का आपका विस्तृत रूप कौन सा है? तो सार्क आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। कहां पर स्थापना होती है? तो ढाका बांग्लादेश के अंदर इसकी स्थापना होती है। स्थापना तो ढाका बांग्लादेश के अंदर होती है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो कहां पर है? काठमांडू के अंदर है। और काठमांडू कहां पर है? ये नेपाल की राजधानी है। तो काठमांडू नेपाल में हेडक्वार्टर हो जाएगा किसका? सार्क का। साफिक ने अब्दुल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरी बेटी की माँ। तो बेटी की माँ मतलब उसकी पत्नी का पिता उसका ससुर, और उसका ससुर का पुत्र यानी कि उसका साला। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद निम्न में से आपको दिया गया विकल्प संख्या जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहले देखो कितना ऐड किया? 4, उसके बाद 4, फिर आपका 8, यहां पर भी 8, यहां पर आपका 12, तो यहां पर भी आपका 12 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 42 और 12 54, ऑप्शन नंबर सी। एक बर्तन के अंदर 20, तो आपकी 20 जो है वो हरी गेंदे और आपकी 15 जो है वो लाल गेंदे रखी गई है। और आपसे ये पूछा गया हरी गेंदे निकालने की संभावना जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? तो इसके अंदर आपका क्या होगा? तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है कि आपके फेवरेबल चांस कितने हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर फेवरेबल चांस कितने हैं? तो आपके जो बनेंगे, हमें हरी गेंद निकालनी है, कितनों में से निकालनी है? तो हरी गेंद हमें निकालनी है कितनी है? इसके अंदर 20 है। तो 20 हरी गेंद है, उसमें से निकालनी है टोटल कितनी है? 35 है। तो 5 चौके 20, 5 7 35, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है? तो आप एक चीज देखो, 2 अंकों की, 2 अंक कहां तक खत्म होते हैं? 99। शुरू कहां से होते हैं? 10। 3 से आपकी 99 तक कुल कितनी संख्या है? 33 है ना? 33 होगी। और आप देखोगे 3, 6 और 9, 3 ये घटा दो तो 3 घटा देंगे, कितनी बची? 2 अंकों की 30 संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? तो किस वजह से गाय के दूध का रंग जो है वो कैरोटीन के कारण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गाय का दूध जो है उसको आपकी मतलब दूध जो है उसके अंदर आपका कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी जो है दूध के अंदर आपका नहीं पाया जाता। दूध को मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका यूज करते हैं? लैक्टोमीटर जो है उसका यूज करते हैं। दूध को दही में बदलने वाले आपके कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस होते हैं। और यानी कि जहां पर भी लैक्ट वर्ड आ गया तो समझ लेना कहीं ना कहीं दूध की बात इसके अंदर की जा रही है। निम्न में से गैस जो है धान के खेतों से निकलती है? तो कई बार हम बात कर चुके हैं, CH4 धान के खेतों से, मीथेन गैस धान के खेतों से आपकी निकलती है, ऑप्शन नंबर बी। तू मोहन के उर्बसी हवे उर्बसी समान, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो एक में बात करते हैं, कौन सी रचना प्रेमचंद की है? मुंशी प्रेमचंद, उनकी रचना, प्रसिद्ध रचना गोदान जो है वो आपकी प्रसिद्ध रचना हो जाएगी, जो आपकी कब 1936 के अंदर इसको पब्लिश किया गया था, गोदान को, मुंशी प्रेमचंद की रचना। ये तो आपकी फेमस ही रचना है, मुंशी प्रेमचंद जाने ही आपकी इसी रचना के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी कामायनी जो है ये किसकी है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की, देखो जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद जो है इनकी रचना कौन सी है? कामायनी जो है वो आपकी रचना हो जाएगी। इसके अलावा देखो आपका सिनोनिम दे रखा है डेर्थ। डेर्थ का मतलब आपका क्या बनता है? किसी चीज की कमी होना। कमी होने का मतलब देखो, होलो आपका खोखला हो गया, ब्लैंक खाली हो गया, लॉस मतलब नुकसान, तो स्कार्सिटी जो है ये आपका हो जाएगा इसका सिनोनिम, जिसका आपका मतलब क्या बनता है? कमी होना। इसके अलावा देखो
ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है, इट इज हाई टाइम ही हैज स्टार्टेड अर्निंग। तो इसमें आपका बिल्कुल सिंपल पास्ट टेंस जो है वो आपका लगेगा ही स्टार्टेड अर्निंग, ऑप्शन नंबर सी। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पितामह के नाम से किसको जानते हैं? चार्ल्स बेबेज को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। और इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उसके ऊपर काम किया था एडा लोरेंस ने, ये भी ध्यान रख लेना। 1 मेगाबाइट इन द बेस ऑफ 2 बाइनरी इज इक्विवेलेंट टू, बेस ऑफ 2 का मतलब क्या है कि आपका 2 जो है इसकी पावर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आपका इसका राइट आंसर। तो बेस ऑफ 2 के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो इसमें भी बेस 2 नहीं है, इसमें भी बेस 2 नहीं है, तो बचे आपके कौन से? तो ये दोनों। 1 आपका MB, तो 1 MB के अंदर आपकी कितनी KB होती है? तो 1024 KB होगी। और आपकी 1024 क्या होता है? 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 आपकी 1024 हो गया, तो ये आपकी 1 MB। और वहीं पे आपकी 1 KB इज इक्वल टू कितना होता है? 1024 आपकी 1024 बाइट होगी। तो इनका अगर हम करेंगे तो कितना? 2 की पावर 10 यहाँ पे बना, यानी कि MB और आपका जो आपका बाइनरी के बारे में बाइट का जो दे रखा है इनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा? 1 MB इज इक्वल टू 2 की पावर 10 इंटू में 2 की पावर 10 यहाँ पर बाइट है, तो कितना बनेगा? 2 की पावर 20 जो है वो आपकी बाइट बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विच अमंग इज द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट टू 10, तो इसका 10-10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और जल्दी ही एक क्लास करते हैं जिसके अंदर NTA के क्वेश्चन पेपर कुछ अवेलेबल हुए हैं, किसी भाई ने शेयर किए थे, तो उसके अंदर जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए वो हम उसमें कवर करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग ओवन एंड्रॉइड, ओवन मतलब कि एंड्रॉइड कंपनी जो है उसका आपका मालिक कौन है? तो इसके अंदर ये पूछा गया, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बनेगा गूगल, ऑप्शन नंबर बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इन द टर्म ऑफ स्लाइड शो, स्लाइड शो किस में यूज करते हैं? पावर पॉइंट के अंदर। और नेक्स्ट देखिए OEM यहां पर दे रखा है, OEM जो है इसकी आपकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इसकी आपकी फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ऑप्शन नंबर डी। .com जो हम किसके लिए यूज करते हैं? तो .com बिल्कुल अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखते तो राइट आंसर कर देते, ये कमर्शियल साइट के लिए यूज किया जाता है। .com कमर्शियल साइट के लिए, और बाकी .gov गवर्नमेंट के लिए करते हैं। ISO जो है वो आपकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है इसका राइट आंसर। इसके अलावा कुछ एक देखो आगे कंप्यूटर की एक फुल फॉर्म और दे दी, VPN जो है उसकी आपका मतलब क्या बनता है? तो VPN का आपका मतलब बनता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये कुछ एक इसके अंदर जो फुल फॉर्म पूछी गई है वो आप इनको जरूर नोट कर सकते हैं, जैसे VPN की होगी। इसके अलावा और कौन सी थी? OEM के बारे में पूछ लिया, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा देखो URL जो है इसकी आपकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये आपकी URL की फुल फॉर्म होगी। इसके अलावा आपकी कौन सी? LED लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड जो इसकी आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD की आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। USB यहां पर दे रखा है, USB की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रेशन ऑफ, आंखों के अंदर जो आंसू आते हैं ना, आंखों के अंदर जो आंसू आते हैं वो किस ग्लैंड की वजह से आते हैं? तो वो हो जाएंगे किसके? लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से। आपसे ये पूछ लिया कि नी जॉइंट यानी जो घुटने का जो जोड़ है उसके अंदर कौन कौन सी हड्डियां जो है वो आपकी आती है? तो घुटने के अंदर एक तो आपकी फीमर बोन यानी कि जिसको जांग की हड्डी बोलते हैं, जांग की हड्डी होगी ना, ये आपकी अटैच होगी। दूसरी टिबिया, टिबिया जिसको शिन बोन बोलते हैं। शिन बोन का मतलब जब हम रेस लगाते हैं जो अपने पैर के अंदर दो शिन पेन होता है, घुटने से नीचे वाली जो लंबी हड्डी जो होती है नीचे तक टखने तक की, उसको टिबिया बोलते हैं या शिन बोन जिसको बोलते हैं। तो मतलब फीमर बोन है ये भी अटैच करेगी, टिबिया भी अटैच। और तीसरा आपका पटेला बोन, पटेला का मतलब नी कैप जिसको हम बोलते हैं, नी कैप यानी कि घुटने के ऊपर का जो नी कैप जो आम भाषा में जिसको डकनी बोलते हैं, तो वो आपकी पटेला होगी। तो यानी कि आपकी कौन सी इसके अंदर इसका एक पार्ट नहीं है, वो फिबुला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए ऑर्गन हिंड ब्रेन अलोंग विद द सेरेबेलम, सेरेबेलम के अंदर हिंड ब्रेन के बारे में पूछा गया। ब्रेन आपका जो है ब्रेन को कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट के अंदर करते हैं, बिल्कुल। कौन कौन सा? एक तो आपका हो जाएगा कौन सा? फोर ब्रेन, जिसको फोर ब्रेन हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दूसरा देखो फोर ब्रेन हो गया। दूसरा कौन सा? आपका मिड ब्रेन हो गया, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा आपका हिंड ब्रेन बोलते हैं, हिंड ब्रेन। तो ये 3 आपके जो है वो 3 पार्ट में बांटते हैं किसको? ब्रेन को। और इसके अंदर जो लास्ट वाला जो पार्ट है ना हिंड ब्रेन, इसके बारे में इसने पूछा कि इसके पार्ट कौन कौन से। जैसे इसने बोल दिया सेरेबेलम, तो हिंड ब्रेन जो इसके आपके कौन से? तो एक तो इसका पार्ट होता है, इन दोनों को तो भूल जाओ एक बार, इनकी बात की जा रही है हिंड ब्रेन की, जिसको क्या बोलते हैं आम भाषा में? छोटा दिमाग बोलते हैं ना, छोटा दिमाग। पीछे गर्दन के पीछे नहीं मारना चाहिए, छोटा दिमाग होता है वहां पे, तो वो छोटा दिमाग बोला जाता है हिंड ब्रेन, दिमाग का सबसे सिर का या दिमाग का सबसे पीछे का हिस्सा। और इसके आपके 3 पार्ट होते हैं, कौन सा? एक तो ये सेरेबेलम जो दे रखा है, सेरेबेलम। तो सेरेबेलम का आपका मतलब क्या बनता है? जैसे सेरेबेलम नाम से आप पता लगा सकते हो, बेलम, बेलम का मतलब बैलेंस,
बैलेंस करना। जैसे अपनी बॉडी जो है, आम भाषा में हम कह सकते हैं कि जैसे जो ड्रिंक करते हैं वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, आराम से एक जगह पे स्टैंड नहीं कर पाते। किस वजह से? क्योंकि उनकी ये बैलेंसिंग पावर जो है वो इफेक्ट होती है, मतलब डायरेक्टली सेरेबेलम जो है वो आपका इसके अंदर इफेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बैलेंस के लिए हमारा जो काम करता है वो सेरेबेलम जो है, यानी हिंड ब्रेन, पीछे का जो दिमाग है, छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, उसका एक पार्ट सेरेबेलम होता है। दूसरा कौन सा है? सेरेबेलम के अलावा पोन्स हो गया। इसके अलावा तीसरा कौन सा है? मेडुला आपका पार्ट इसके अंदर हो जाएगा, मेडुलान ओब्लांगाटा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। मेडुलान ओब्लांगाटा जो है ये आपका किसके काम आता है? आप ये बोल सकते हो हार्ट बीट जो है आपकी, जितनी भी आपकी कार्डियक एक्शन जो होता है, जितने भी हार्ट के एक्शन होता है वो मेडुला ओब्लांगाटा के कारण, और जितनी भी अपनी श्वसन प्रक्रिया जो है ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है? इसीलिए इसी मेडुला ओब्लांगाटा के कारण होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीट कॉमन साइट फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल? ये कोई, इसका राइट आंसर सी है। वैसे ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं तो अपने काम का इसमें ये देखिए, नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो आपका क्या है? तो ये आपका क्या होगा? एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसी से जुड़ा हुआ कि जो आपकी किडनी जो है ना, उसके फिल्टर करने की रेट को क्या बोलते हैं? किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, और अगर किडनी अपनी डैमेज हो जाए तो उसके बाद क्या होता है? डायलिसिस होता है। डायलिसिस हिंदी में लिख देते हैं, डायलिसिस जो है वो होता है, यानी कि जिसके द्वारा क्या है, जो ब्लड के अंदर जितने भी आपके जो हम कह सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं, किडनी क्या काम करता है? एक तरह से जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय के अंदर जो छलनी का जो काम करता है, छलनी का वो काम करता है किडनी, यानी कि जो ब्लड जो उसको अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सारे के सारे किडनी जो है वो फिल्टर करता है। और वहीं पे ये तो किडनी का काम होता है फिल्टर करने का। अगर आपसे ये पूछ ले कि ब्लड का प्योरिफिकेशन कौन करता है, तो प्योरिफिकेशन जो है वो लंग्स करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ब्लड के अंदर जितनी भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अपने मतलब अपनी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना और ऑक्सीजन देना, ये काम लंग्स का होता है। तो मतलब प्योर करना ब्लड को, प्योरिफिकेशन का काम होता है लंग्स का, लेकिन फिल्टर करने का काम जो है वो होता है किडनी का, छलनी करने का। तो एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था किडनी के फिल्टर करने की जो रेट है उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्लोमेरुलर फिल्टरन रेट बोलते हैं, शायद इस तरह से था। तो ये ध्यान रखना, किडनी का ग्लोमेरुलर से आपका संबंध रहेगा। और नॉर्मल इसकी फिल्टर रेट जो है वो आपकी क्या होती है? तो इसकी आपकी जो लगभग रेट जो है वो आपकी होती है 125 ml पर मिनट, जो है इसका आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 125 ml पर मिनट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इसके बाद द कॉन्ट्रेसाइल यूनिट ऑफ स्केलेटन मसल, इसका आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखो नेफ्रॉन जो है ये किसकी यूनिट होती है? किडनी की आपकी जो है, किडनी की आपकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी? नेफ्रॉन जो है वो होती है। तो यहाँ पे किडनी से जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन आए, उनको आप ध्यान रख लेना। विच ऑफ द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन? ह्यूमन पॉपुलेशन को जो है आपका टेक्निकल टर्म स्टडी करने के लिए किसका यूज करते हैं? जो इसका डेमोग्राफी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अपने काम का जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ये सारे के सारे इन पेपर से रिलेटेड है। तो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, नेक्स्ट देखो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट लीड टू डेवलप इन द न्यूरल ट्यूब बेबी? ये भी देख लेना, ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट सिक्रेशन फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी, यानी कि जो फर्स्ट सिक्रेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम इसको बोला जाता है, शायद इसको ये बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने 56 सेंसस इज कंडक्टेड, यानी कि जनगणना के बारे में पूछा गया। जनगणना जो है वो आपकी हर साल कितने साल के बाद की जाती है? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी को पता है। लास्ट टाइम 2011 के अंदर हुई थी। अभी भी जितने भी डाटा पूछे जाते हैं सारे 2011 के अकॉर्डिंग जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछ ले 1872 के अंदर मेयो के टाइम जो है वो सबसे पहले जनगणना हुई थी। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि नियमित जनगणना, नियमित का मतलब है कि जब से अब तक चलती आ रही है। नियमित जनगणना 1881 के अंदर हुई थी, और उसके बाद 1881 से लेके अब तक, यानी कि उसके बाद 91 हो गया, उसके बाद आपका 1901 हो गया, चलती चलती 2011 तक लास्ट बार अपनी जनगणना हुई थी। यानी कि हर 10 साल के बाद जो है ये सेंसस जो है वो किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ईयर 7 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं? तो बिल्कुल सभी को पता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ डे मनाते हैं 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना हुई है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके WHO के अभी हेड कौन है? तो वो है डॉक्टर टेड्रोस, जो वो इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेप इन द प्योरिफिकेशन वाटर, यानी पानी को जो है प्योर करने का
जो पहला स्टेप क्या होता है, लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल के ऊपर अगर जो प्योरिफिकेशन किया जाए तो वो फिल्टर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर आप बता सकते हो कि बड़े स्केल पर अगर हम करें तो बॉयल नहीं करेंगे, बॉयल तो आप घर पे करते हैं, स्टोरेज भी नहीं होगा, डिसइंफेक्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, तो आपका इसका जो है वो आपका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब क्या होता है, मोतियाबिंद होता है, इसका मतलब हिंदी में आप देख लेना, मोतियाबिंद बोलते हैं। मोतियाबिंद मोस्ट कॉमन काज होता है किसका, ब्लाइंडनेस का, अंधेपन का, भारत के अंदर। इसके ऊपर सर्वे भी हुआ था पीछे सी, तो मोतियाबिंद इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो होती है। नाइट ब्लाइंडनेस को क्या बोलते हैं, रतौंधी। रतौंधी का मतलब जिनको रात में दिखाई नहीं देता, ये हम कह सकते हैं जो प्रकाश जो है, जो लाइट जो उसकी अगर कमी हो जाए, उसके अंदर दिखना कम हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, रेटिनोल जो है वो विटामिन ए को बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर हम देखें, बस यहां पर अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, क्योंकि इसके आगे हरियाणा जी के सारी की सारी हम कवर कर चुके हैं। तो इस क्लास में इतने ही करेंगे। अगर बाई चांस, वैसे तो अपनी तरफ से 100% एक्यूरेसी दी जाती है, बाई चांस बाय मिस्टेक एक आधा क्वेश्चन अगर हो जाए गलत, तो उसके बारे में कमेंट कर देना, वो क्वेश्चन पिन कर दिया जाएगा। तो ये आज हरियाणा के अंदर आपका स्टाफ नर्स पीजी रोहतक के अंदर जो पेपर लिया गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने किया। और जैसे इसकी अगर ऑफिशियल आंसर की आती है, उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई गलत हुआ, या इस एचएसएस यानी जो इसके ऑफिशियल आंसर की के अंदर जो आंसर कोई और माना गया, तो वो कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। क्लास कैसे लगी उसके बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और कल से अपनी रेगुलर क्लास होगी, और हम हर रोज या तो इंडिया जी के, या अपना हरियाणा जी के, या मैथ, या कंप्यूटर, इन सभी में से हर रोज एक आधी क्लास जो है वो हम जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वो हो जाएगा।